आज के इसमें बात करने वाले हैं इंटरमीडिएट 2022 के सामान्य हिंदी का पेपर। अगर 16 फरवरी को अगर आप पेपर देने वाले हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बने रहे वीडियो के अंत तक। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको हर पेपर का वीडियो आपको इस हमारे चैनल पर मिलेगा। इसमें आपको 16 फरवरी जो पेपर होने वाला है वो 16 फरवरी में पहला पेपर है, वो हमारे सामान्य हिंदी का पेपर है। तो मान लीजिए कल पेपर होने वाला है, तो आज हम इसका वीडियो बना दे रहे हैं। इसी तरह हर जो पेपर होगा सभी पेपर का हम वीडियो एक दिन पहले हम आपको अपलोड करके दे देंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए, इनमें जो हमका मुद्रित पृष्ठों की जो संख्या होगा वो 16 होता है। इसके साथ हमको यहाँ पर अपना अनुक्रमांक भरना होता है। जैसे इसमें अनुक्रमांक भरा हुआ है तो वैसे आपको अपना अनुक्रमांक भरना पड़ेगा। यहाँ आपको अपना नाम लिखना पड़ेगा। तो पेपर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है ये पेपर कोड। देखो, ये पेपर कोड नहीं होता, आप इसको पेपर कोड समझ के आप कॉपी में ना भरिए। पेपर कोड ये होता है जो मोटे अक्षर में और वो भी दाहिनी तरफ लिखा रहता है। ये होता है पेपर कोड 302 क्वेश्चन में डी। इसको आपको कॉपी में भरना पड़ता, जो आपको उत्तर पूछते होगा इसको आपको भरना पड़ता है। इसी से पता चलता है आप किस पेपर से अपना कॉपी लिखे हैं। क्योंकि पेपर जो यूपी बोर्ड जो पेपर बनता है वो एक ही पेपर, कुल 7 प्रकार के पेपर बनते हैं। तो हम जो अपने पेपर में लिखते हैं तो केवल आंसर लिखते हैं। तो हमको कैसे पता चलेगा एग्जामिनर को हमने किस पेपर से आंसर लिखा है? क्योंकि हम आंसर नंबर डाल के डायरेक्ट आंसर लिखते हैं। तो यही पेपर कोड से हमको पता चल जाता है कि किस पेपर से आंसर लिखा गया है। तो आपको ये केयरफुली भरना पड़ेगा। वहाँ आपको जगह रहता है पुस्तक को भरने के, जैसे कोष्टक बना रहेगा उसी कोष्टक में आपको ऐसे 302 डी करके आपको भर देना है। यह 2022 सामान्य हिंदी का पेपर। इनमें आपको जो समय मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट मिलेंगे, 3 घंटे 15 मिनट। और आपको जो पूर्णांक रहेगा आपको 100 नंबर का रहेगा। यानी हमारे हिंदी में हमें स्कूल से कोई भी नंबर नहीं मिलता है। स्कूल से केवल फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में नंबर मिलते हैं, बाकी किसी में नंबर नहीं मिलते हैं। उसके अलावा इसमें नोट पॉइंट है। प्रारंभ में 15 मिनट विद्यार्थियों को प्रश्न पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। यानी 15 विद्यार्थी पेपर पढ़ने के लिए, यानी अब पेपर आप पाइए तो पेपर आप बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी में न करिए। पहले आपको 15 मिनट आराम से मिला है, आप इस पेपर को आप 15 मिनट तक आप इसको पढ़िए अच्छे से। फिर जो जो क्वेश्चन आपको आ रहा है पहले वो क्वेश्चन करिए, उसके बाद जो नहीं आ रहा है वो क्वेश्चन बाद में करिए। ये नहीं जो नहीं आ रहा है उसके पीछे समय बर्बाद कर दो, बाद में समय न बचे तो आपको जो आ रहा है वो भी न लिख पाओ। तो ऐसा मत करिए, जो आ रहा है उसको पहले लिख दो, जो नहीं आ रहा है उसको बाद में लिखो, समय बचेगा तो लिखिएगा। फिर निर्देश का संपूर्ण प्रश्न पर 2 भागों यानी खंड क तथा खंड ब ख में विभाजित है। दूसरा सभी प्रश्न अनिवार्य है, यानी आपको सभी प्रश्न करना है। तो चलिए देखते हैं। पहला मेरा बहुविकल्पी है, लेकिन इस बार जो 2023 की जो बहुविकल्पी होगा, बहुविकल्पी के लिए हमको OMR शीट दिया जाएगा। उस OMR शीट में हमको भरना पड़ेगा। हमको कॉपी में बहुविकल्पी नहीं भरना, केवल हमको लिखित कॉपी में करना है। बाकी OMR शीट में हमको बहुविकल्पी भरने जो हमको 20 नंबर बहुविकल्पी के होंगे। पहला है खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना किसे माना जाता है? तो वो है चंद्र छंद बरसन की महिमा। दूसरा देखते हैं। ख नंबर हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक हैं तो बालकृष्ण भट्ट हैं। ग नंबर बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है तो बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है मेरी असफलताएं। घ नंबर अतीत के चलचित्र किस विद्या की रचना है? तो संस्मरण है। अंगा है जीवन और दर्शन के रचनाकार हैं तो जीवन और दर्शन के रचनाकार राय कृष्ण दास हैं। फिर आ जाते हैं दूसरे नंबर की ओर। दूसरा नंबर है मेरा क हरी घास पर क्षण भर के रचनाकार हैं तो है अज्ञेय। हरियोध की जी की कृति नहीं है तो चित्राधार नहीं है। ग नंबर साहित्य लहरी के रचयिता हैं तो साहित्य लहरी के जो रचयिता हैं हमारे सूरदास जी हैं। अंगा नंबर है नौका विहार कविता किस कृति से अवतरित है? तो है गुंजन से अवतरित है। फिर आगे अंगा नंबर है दूसरा सप्तक के कवि हैं तो दूसरा सप्तक जो कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र हैं।
यहाँ पर मेरा हो गया दूसरा क्वेश्चन समाप्त। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन आपको इसमें केवल आप 10 बहुविकल्पी हैं, लेकिन आपका जो 2023 के पेपर होगा उसमें इससे भी अधिक बहुविकल्पी रहेंगे, क्योंकि आपको उसके लिए OMR शीट मिलेगा। फिर तीसरा नंबर हमको आता है गद्यांश से है। तो दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ से यहाँ तक आपके जो गद्यांश आपका पाठ रहेगा वो किसी भी पाठ से, आपको गद्यांश में आपको 7-8 पाठ हैं, तो उस पाठ में किसी भी पाठ से आपको छोटा सा पाठ काट के यहाँ पर लिख दें। उस पाठ को आपको अच्छे से पढ़ना है। पर इस चीज़ को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद यहाँ आपसे नीचे कुछ आपको क्वेश्चन पूछे गए, 5-5 10 अंक के टोटल हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन इस पैराग्राफ से हमको पूछा है। देखो पहला है उपयुक्त गद्यांश के पाठ तथा लेखक का नाम लिखिए। यानी हमारा जो पैराग्राफ है ये किस पाठ से लिया गया है, और जिस पाठ से लिया गया है उस पाठ का नाम और उसके लेखक का नाम, यानी इस पाठ को किसने लिखा है, तो ये लिखना है। दूसरा है रेखांकित गद्यांश का आशय स्पष्ट कीजिए। यानी हमको पूरे का नहीं, केवल रेखांकित भाग का कहा, जिसके नीचे रेखा दिया गया है, जिसके नीचे हमको रेखा दिया गया है केवल उसी का हमको क्या करना है, व्याख्या करना है। यानी हमको अपने भाषा में कुछ लिखना है। इसमें ज़्यादा देखो बहुत कठिन नहीं है, बस इसी को पढ़कर इसे थोड़ा अपने भाषा में लिख देना है बस। तीसरा है भौतिक समृद्धि के महत्व के विषय में लेखक की क्या मान्यता है। तो ये देखो ये और ये आपको याद करना पड़ेगा, बाकी ये तो आपको याद करना पड़ेगा, ये आपको यहीं दिया है। तो बाकी 2-3 क्वेश्चन आपको इसी पैराग्राफ से पूछेंगे जो आपको यहाँ से ढूंढ लेना है। फिर आगे चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लेखक के अनुसार मनुष्य को जीवन में भौतिक एवं आध्यात्मिक वस्तुओं को किस प्रकार स्वीकार करना चाहिए। अगला है भौतिक समृद्धि अपने साथ क्या क्या लाती है। ये मेरा पहला हो गया। यह हमको इसमें अथवा करके दिया है। हो सकता है कुछ विद्यार्थियों को ये ना आता हो, तो उसके लिए हमको ऑप्शन दिया, या तो ये अगर नहीं आ रहा तो हमको अथवा करके ये दिया है, अगर ये नहीं आ रहा तो हमको ये वाला करना है। हमको ये अपना पैरा पढ़ना है। धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, उन उससे कौन परिचित न होना चाहेगा। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं से पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है। दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। सारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है। इस प्रकार से आपको पैराग्राफ 2 या 3 बार आपको पढ़ लेना है। उसके बाद आ जाए इसमें क्वेश्चन क्या पूछे। तो देखो पहला इसमें क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी को वसुंधरा क्यों कहा जाता है। तो इसका आंसर आपको इसी में मिलेगा। देखो पढ़ो, माता धरती की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती हैं। ये हो गया मेरा पहले का आंसर। पृथ्वी की देह को किसने संवारा है। तो पृथ्वी देह को किसने संवारा है, तो इसमें आपको मिल जाएगा। देखो दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है या संवारा है। हो गया दूसरा का आंसर। इसी तरह आपको हमारे आर्थिक अभ्युदय के लिए क्या आवश्यक है, तो इसका आंसर यहाँ है हमारे भावी अभ्युदय हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है। अब चौथा नंबर, पाठ का शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए। तो आपको याद रहना चाहिए क्योंकि ये किस पाठ से लिया गया है, उसका आपको नाम और उसके लेखक का नाम लिखना है। अब पांचवा नंबर है पहाड़ों को किसने पीसा है। तो पहाड़ों को किसने पीसा, दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से, या इतना लिख देना है कि दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीसा है, इतना लिख देना है। हो गया। अब बढ़ते हैं अगले चौथा, निम्नलिखित पद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। देखो गद्यांश और पद्यांश दो होते हैं, तो गद्यांश से हो गया। अब आते हैं पद्यांश। इनमें हमको कुछ दिए हैं, ये आपको पढ़ लेना है, और उसी तरह आपको इसमें भी क्वेश्चन ढूंढना है। यानी यहाँ से यहाँ तक पढ़ना है, उसके बाद इसी में आपको क्वेश्चन ढूंढना है। तो ढूंढिए क्वेश्चन जो क्या कहा है। उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक एवं कवि का नाम लिखिए। यानी इसका किस पाठ से लिया उस पाठ का नाम और उसके कवि का नाम लिखना है, पहला। दूसरा,
उपयुक्त गद्यांश में किससे किसका संवाद हो रहा है, यानी इस जो पैराग्राफ दिया है, ये किसके किसके बात हो रही है वो लिखना है। अब तीसरा, वे ज्वलित भाव किसमें जगे थे, तो आपको इसमें मिल जाएंगे। रेखांकित अंश की व्याख्या, यानी जिसके नीचे यहाँ पर रेखा दिया है 2 लाइन के नीचे, इसी का आपको हिंदी में व्याख्या करना है। 5वां नंबर है, पश्चाताप की अग्नि में कौन जल रहा है, तो आपको इसी में आपको आंसर मिल जाएगा, ढूंढ लेना। फिर अथवा करके दिया, अगर ये नहीं आ रहा तो अथवा करके ये हमको दिया है। नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, इसलिए आपको पूरा यहाँ से यहाँ तक पढ़ लेना है। उसके बाद देखो इसका प्रश्न क्या है, उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक तथा कवि का नाम उल्लेख कीजिए, यानी शीर्षक उसका कवि का नाम लिखना है। रेखांकित पंक्तियों की व्याख्या कीजिए, यानी जिसमें ये रेखा दिया, इस 2 लाइन में केवल रेखा दिया इसमें और इसमें रेखा दिया है, तो इसका आपको व्याख्या करना है। तीसरा है, मेघवन बीच में कौन सा अलंकार, यानी मेघवन बीच में कौन सा हमको अलंकार लिखना है, गंगा नंबर। चौथा नंबर है, प्रस्तुत पद्यांश में नायिका के मुख की तुलना किससे की गई है। अगला है, छवि धाम शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए। हो गया। अब आगे, अब 5वें साधन, तो इसमें हमको जीवन परिचय लिखना है। देखो हमको एक जीवन परिचय हमको कवियों का लिखना है, एक लेखक का लिखना है। तो देखो 5वें में 2 है, क ख 2 है, तो निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों को उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द आपको 80 शब्दों में लिखना है, यानी 80 शब्द से कम नहीं होना चाहिए। तो देखो हमको इसमें इस लेखक हमको साहित्यिक परिचय और उनकी प्रमुख कृतियाँ, लेकिन विद्यार्थी गलती क्या करते हैं, केवल जीवन परिचय लिखकर चले जाते हैं। तो अगर आप जीवन परिचय लिखेंगे तो आपको आधे नंबर मिलेगा। उनमें हमको जीवन परिचय, उसके साथ कुछ आपको साहित्यिक परिचय, उनकी प्रमुख कृतियाँ भी लिखना है, यानी साहित्यिक परिचय 3 नंबर, उनकी कृतियों पर 2 नंबर मिलेगा। अगर आप केवल साहित्यिक परिचय लिख दें तो आपको 3 नंबर ही मिलेगा। तो किसका किसका दिया है देख लेते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, वासुदेव शरण अग्रवाल, यानी इन तीनों में से हमको एक का लिखना है। फिर ख नंबर है, निम्न में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 है, तो इसमें हमको साहित्यिक परिचय और प्रमुख रचनाओं दोनों हमको नाम लिखना है। तो इनमें किसका इसका नाम दिया है, तो पहला है जयशंकर प्रसाद, दूसरा सुमित्रा नंदन पंत, तीसरा रामधारी सिंह दिनकर। इन तीनों में से हमको किसी एक का ही लिखना है, और इसमें भी तीनों में से हमको किसी एक का ही लिखना है। तो ये प्रयास कीजिए जिसका आपको बहुत अच्छे से याद हो उसी का लिखिएगा। फिर 6 नंबर है, पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी का सारांश लिखिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 है, तो पंचलाइट या बहादुर दो में से एक लिखना है, या अथवा, अगर ये नहीं याद है तो अथवा करके। ध्रुव यात्रा अथवा बहादुर कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए, तो आपको इसके बारे में आपको लिख देना है। तो हम तो कहेंगे केवल पंचलाइट और बहादुर यही कहानी का आप सारांश याद कर लीजिए, 2 में से एक जरूर आ जाएगा। बहुत ज़्यादा याद करने का समय नहीं, क्योंकि 2 दिन बाद पेपर है। अब आ जाते हैं हम यहाँ पर, मेरा खंड काव्य है। तो स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 है। जो खंड काव्य होता है डिस्ट्रिक्ट वाइज अपना अलग अलग रहता है, तो जिस डिस्ट्रिक्ट में जो चलता है उसी का लिखना है। तो इसमें खंड काव्य को कई प्रकार दिए हैं, जैसे मुक्ति यज्ञ हो गया, रश्मि रथी, त्यागपति, आलोक वृत्त की जीत, फिर इधर है श्रवण कुमार, इनका हमको लिखना है। तो देखो जो हमारे यहाँ चलता है वो चलता है आलोक वृत्त। जैसे आपके ज़िले में जो चलता हो आपको अपने स्कूल से आप संपर्क करेंगे, आपको मिल जाएगा, अन्यथा आप गूगल पे सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। तो हमारे यहाँ जो चलता है आलोक वृत्त चलता है। तो आलोक वृत्त के अनुसार देखो इसमें क्या है, आलोक वृत्त के अनुसार महात्मा गांधी का चरित्र चित्रण कीजिए। इसमें महात्मा गांधी का चरित्र चित्रण करना है, या अथवा आलोक वृत्त खंड काव्य के 7म सर्ग की कथा संक्षेप में लिखिए। हमको इसी तरह सब में एक ऑप्शनल दिया, यानी हर खंड काव्य हमको 2 क्वेश्चन दिए हैं। जैसे इसमें रश्मिरथी खंड काव्य के अनुसार 5म सर्ग की कथा संक्षेप में लिखिए, या अथवा रश्मिरथी खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण
कीजिए। इनमें हमको हर में एक नहीं करना है, यानी इसमें भी एक, इसमें भी एक, इसमें भी एक, इसमें भी, ऐसा नहीं करना है। हमारे ज़िले में जो चलता है हमको उसी का एक लिखना है। जैसे किसी ज़िले में मान लो रश्मि रथी चलता है, तो रश्मि रथी का ये लिखिए या तो ये लिखिए। इन सब से हमको कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि हमारे ज़िले का नहीं है। जैसे हमारे ज़िले में ये आलोक वृत्त चलता है, तो हमको इन सब से कोई मतलब नहीं, हमको खाली आलोक वृत्त से मतलब है। तो हमको इसमें कहा या तो गांधी जी का सच्चरित्र चित्रण लिख दे, या तो सप्तम सर्ग की कथा संक्षेप में लिख दीजिए। अब आगे है खंड ख, जो कि संस्कृत भाग से है, क्योंकि हमारा जो हिंदी की जब बुक होती है पिछले भाग को संस्कृत भी कुछ दिए रहते हैं, तो उसमें से हमको क्या दिया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमको क्या दिया है जी। देखो इसमें क्या है, यहाँ से यहाँ तक एक है। तो देखो ससंदर्भ मतलब क्या है, यानी संदर्भ प्रसंग व्याख्या तीनों लिखना है। या तो यहाँ से यहाँ तक इसका लिख दें, अगर ये इसका हमको नहीं आता है तो हम इसका लिख सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक का लिख सकते हैं। यानी हमको 2 दिए हैं और 2 में से हमको एक करना है, जिसके लिए हमको 7 नंबर मिलेंगे। इसके लिए हम संदर्भ प्रसंग व्याख्या तीनों लिखेंगे। फिर आगे देखते हैं ग नंबर, दिए गए श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। यानी हमको इसमें संदर्भ प्रसंग व्याख्या इसमें भी तीनों लिखना है। तो हमको एक पैराग्राफ यहाँ से यहाँ तक दिया है और अथवा करके, अगर ये नहीं आ रहा है तो हम ये भी कर सकते हैं। इनको यहाँ से यहाँ तक दिया है, यहाँ से यहाँ तक, इन दोनों में से हमको एक करना, जिसको हमको 7 नंबर मिलेंगे। अब आगे देखते हैं 9 नंबर। 9 नंबर आ जाता है, निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। अपने पैर पर खड़े होना, उल्टी गंगा बहाना, गूलर का फूल होना या मक्खन लगाना। तो देखो हमको यहाँ पर 4 मुहावरे दिए गए हैं। तो हमको कहा है कि इन्हीं 4 मुहावरों में से किसी एक का वाक्य प्रयोग करना है, यानी उसका अर्थ लिखकर उसको वाक्य में प्रयोग करना है। 10 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन करें। चंद्रोदय का सही संधि विच्छेद क्या है, तो चंद्र प्लस उदय हो जाएगा। इत्यादि का संधि विच्छेद है, इति प्लस आदि हो जाएगा। भवनम का सही संधि विच्छेद है। अब इधर है, दिए गए निम्नलिखित शब्दों का विभक्ति और वचन के अनुसार सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें क्या है, आत्मना शब्द में विभक्ति और वचन है, तो इसमें जो विभक्ति और वचन है उसमें आपको सही का टिक लगाना है। लेकिन इसमें हमको इस बार हमको क्या देगा, OMR सीट रहेगा, तो हमें OMR से हमको गोला बनाना रहेगा। दूसरा नंबर है, नामने शब्द में विभक्ति और वचन है, तो नामने शब्द में कौन सा विभक्ति कौन सा वचन है, तो जो रहेगा वही आपको गोला बना देना है। फिर 11 नंबर मेरा क्वेश्चन है क नंबर, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। जलद जलज, यानी जलद और जलज का सही क्या है, तो उसको आपको इसमें कहा बादल और कमल हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देखो दूसरा है अवलंब अविलंब। अवलंब और अविलंब का क्या होता है, लंबा और छोटा। ख नंबर, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। अक्षत कर द्विज, यानी इन तीनों में से हमको किन्हीं 2 का ही अर्थ लिखना है। ग नंबर है, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक ही शब्द का चयन करके लिखिए। किए गए उपकार को न मानने वाला, तो क्या होगा, आपको एक शब्द में लिखना पड़ेगा। घृणा के योग्य कौन है, तो उसको क्या कहते हैं। फिर घ नंबर है, निम्न में से किसी 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। महादेव वर्मा विद्वान कवियत्री थी, मैं भोजन कर लिया
हूँ, कृपया मेरे सामानों पर निगाह रखने की कृपा करें, तुम मेरे से मत बोलो। इन चारों में से किन्हीं दो का हमको शुद्ध करके लिखना है। अब 12 नंबर क्या है? 12 नंबर को रस छंद अलंकार दिए गए हैं। रस से 2 अंक, छंद से 2 अंक, अलंकार से 2 अंक मिलेंगे। इसको आपको याद करना क्योंकि ये फिक्स है कि ये पर वर्ष परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो कम क्या है? करुण रस अथवा रहास्य रस की अस्थाई भाव के साथ एक उदाहरण दीजिए। तो हमको उसके परिभाषा पे 1 अंक, उदाहरण पे 1 नंबर। लेकिन विद्यार्थी क्या करते हैं? केवल परिभाषा लिखकर चले जाते हैं, जिसके लिए हमको 1 ही नंबर मिलेगा। आपको उदाहरण भी लिखना, तभी आपको 2 नंबर मिलेंगे। ख नंबर उपमा अलंकार अथवा रूपक अलंकार के लक्षण तथा उदाहरण दीजिए। तो लक्षण लिखोगे तो 1 नंबर, उदाहरण भी लिखोगे 1 नंबर, यानी हमको टोटल 2 नंबर मिलेगा। ग नंबर सोरठा छंद अथवा कुंडलिया छंद का लक्षण एवं उदाहरण लिखिए। इसके लिए हमको 2 नंबर मिलेगा। फिर 13 नंबर है, किसी बैंक के शाखा प्रबंधक को पुस्तक एवं लेखन सामग्री की दुकान खोलने हेतु ऋण प्राप्ति के लिए एक आवेदन पत्र लिखिए। या अथवा नगर में अपने मोहल्ले की नालियों को साफ करने के लिए नगर पालिका अध्यक्ष को एक आवेदन पत्र लिखो। यानी हमको इनमें आवेदन पत्र लिखना है। इसमें हमको आवेदन पत्र लिखना है, इसमें हमको आवेदन पत्र मेरा है। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। यानी हमको इस पर क्या करना है? निबंध लिखना है। यानी किसी एक पर निबंध, जिनको 9 नंबर के हैं। तो मेरे प्रिय कवि, नवीन शिक्षा पद्धति, यानी मैं जो नई शिक्षा पद्धति आई है, नई शिक्षा पद्धति, तो इसके बारे में लिखना है। पर्यावरण प्रदूषण कारण और निवारण, तो सबसे अच्छा पड़ेगा आपको पर्यावरण प्रदूषण पे लिख दीजिए। या विद्यालयों में स्वच्छ शिक्षा, इसके बारे में इन चारों में से किसी पर आपको एक निबंध लिखना है। तो इनमें सबसे अच्छा जो बेटर होगा पर्यावरण प्रदूषण कारण एवं निवारण, यही पे आपको सबसे अच्छा लिख पाए। ये वही प्रदूषण के बारे में लिखना, प्रदूषण के निवारण कैसे होते हैं। प्रदूषण कई प्रकार, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ये सब के बारे में उसका निवारण कैसे किया जा सकता है, तो इसके बारे में आप लिख सकते हैं। तो ये थे हमारे इंटरमीडिएट 2022 के हिंदी का पेपर। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। आप लोग तैयारी करिए और पेपर अच्छे से दीजिए और अच्छे नंबर से पास होइए।